सियासी दल भी फंस गए हैं इस पूरी कहानी में। अगर बहुत गंभीरता से देखा जाए तो जैसे ही ये वक्फ बोर्ड का बिल बिहार होकर के आएगा तो वहां आकर के इस बिल को एक बार फिर से धराशायी होना पड़ेगा। और खास करके जो पार्टियां एनडीए से जुड़ी हुई हैं उन लोगों का ये डिमांड था, इसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। अब जब बात करें हम आरएलएम की, तो आपने समझ ही लिया कि आरएलएम को भी परेशानी है। अगर बात करें हम लोक जनशक्ति पार्टी की, तो लोक जनशक्ति पार्टी ने तो साफ ही कह दिया, आप तो देख रहे होंगे तेवर किस तरह के हैं। बिल्कुल चिराग पासवान के, चिराग पासवान ने कल ही जिस तरह की बातें की हैं, खास करके वो जो बीपीएससी वाले मुद्दे पर, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का तेवर उनका रहा है। इसमें कुछ आप समझिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। वक्फ बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है, यानी कि वहीं उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है और वहीं से वो सारा खेल किया जाता है। इसमें सदस्यों की अगर बात करें तो हर पार्टी के सदस्य इसमें हैं, जेपीसी में। और जेपीसी के सदस्यों के साथ आपने देखा होगा कि कई बार टकराव भी हुआ है। एक तो इतना जम करके विवाद हुआ था कि 22 अक्टूबर को टीएमसी के जो सदस्य हैं उनके और बीजेपी के सदस्य के बीच में जम करके बहस हो गई थी। और समझिए कि बीच में ही उसको खत्म आता है कि बिहार का ये चुनावी साल है। आप एक बात मान के चलिए, हो सकता है जब ये हम खबर कर रहे हैं इस बीच में जेपीसी को तो आना ही है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस वक्फ बोर्ड के जेपीसी को एक निर्देश ये दे सकते हैं कि जो बातचीत होनी है उस बातचीत को सार्वजनिक ना किया जाए। और बातचीत के बाद या तो ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है। जी हाँ, पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चाएं हैं उसके अंदर की खबरों को हम भीतर की बात में दिखाते हैं और बाबा आपको समझाते हैं कि आखिर इनके जो राजनीति चल रही है अंदर खाने में कौन सी खिचड़ी पक रही है। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। किस प्रकार हमारे संपादक ने भी बताया है कि एनडीए का बंटवारा हो गया है। एनडीए में जो 5 दल हैं वो अब खेमे में उमड़ चुके हैं, 3 दल एक तरफ तो 2 दल एक तरफ। आखिर क्यों ऐसा हुआ उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हमारे संपादक ने जांच पड़ताल में किया है। लेकिन इन सब को देखते हुए अमित शाह ने भी अपनी रणनीति बदली है। अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति के मास्टरमाइंड है। भले ही उन्हें बिहार आने से रोक दिया गया कुछ समय के लिए, लेकिन वहां बैठकर ही बिहार के बारे में वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। और कुछ ऐसा उन्होंने किया है जिससे सबका स्क्रूटाइज किया जाएगा, चाहे वो नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान। सीधे बाबा से समझने का प्रयास करते हैं। बाबा, आखिर अमित शाह ने ऐसा कौन सा स्क्रूटाइज किया है जिससे सबको साथ लिया जाएगा? देखिए सागर, इन सारी बातों को करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 10 साल से आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई है तब से वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो एजेंडा उसने उससे पहले मतलब 2014 से पहले जो उसने एजेंडा सेट करके रखा था उस एजेंडा पर काम करना शुरू कर चुकी थी। कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं थी और जो भी बिल ला रही थी वो बिल बिना किसी रोक टोक के पास हो रहा था। इसमें आपने देखा कि धारा 370, 35 से बाकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपने देखा होगा कि बुर्का प्रथा को लेकर के और भी बहुत सारी चीजें थी, तलाक को लेकर, 3 तलाक को लेकर के, ये सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा लागू करती रही है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा राष्ट्रीय संपत्तियों को लेकर के कैसे संचालन किया जाएगा, इन सब किसी भी कहीं कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन इस बार जो 2024 में रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट में बैसाखी का सहारा लेना पड़ा है और ऐसे में कई ऐसे बिल हैं जो लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही में एक वक्फ बोर्ड बिल है और ये काफी सेंसिटिव बिल भी कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें कई पार्टियों के अस्तित्व संकट में आ गए हैं। आप अगर बात करें एनडीए के घटक दलों के, तो सबसे पहले हम जनता दल यूनाइटेड जो सबसे बड़ा घटक दल है उसकी बात हम अगर करते हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, उनके लिए चेकमेट वाली स्थिति हो गई है। उनकी पार्टी के भीतर लगातार विद्रोह हो रहा है। कई बार तो हमारे ही चैनल पर उनके एमएलसी, वर्तमान एमएलसी नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके और इस तरह की चीजों का सामने आना कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। गुलाम गौस ने हमारे चैनल पर कई ऐसी खबरें की है और उन खबरों के साथ साथ एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि उन्होंने जो बातें कही हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि पार्टी के भीतर 2 खेमे हो गए हैं और विद्रोह चल रहा है। इसके अलावा और भी हैं, गुलाम रसूल बलियावी हैं, उन्होंने भी यह बात कही है। इसके बाद दबे जुबान में खालिद अनवर ने भी यह बात की है। वक्फ बोर्ड की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि वक्फ
बोर्ड जो है वो उसकी जेपीसी जो गठित की गई है, जिसमें आपको पता है कि 31 सदस्य हैं, 10 राज्यसभा से हैं और 21 उसमें लोकसभा से हैं। ये सभी लोग इसमें हैं और 31 सदस्यों की टीम जो है वो इसमें अलग अलग राज्यों में जाकर के, चूंकि इसमें एक बहुत बड़ा पेच ये है कि राज्यों से भी कॉन्सेंट लेने पड़ेंगे, राज्य के जो अलग अलग वक्फ बोर्ड है उसको लेने पड़ेंगे। लेकिन बिहार में जो परिस्थितियां थी कि आपको याद होगा कि जब चुनाव चल रहे थे नवंबर में, 12-13 नवंबर को वक्फ बोर्ड कि जेपीसी जो है उसको बिहार आना था, लेकिन अचानक से ये कार्यक्रम जो है रद्द हो गया था। आपको याद होगा कि शायद वो एयरपोर्ट आ करके और एयरपोर्ट से ही बाहर चले गए थे लोग, बाहर भी निकल के नहीं आए थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी। और इसके पीछे एक कारण और भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे संगठन हैं जो संगठन चाह रहे थे, हिंदू संगठन भी हैं, जो चाह रहे थे कि वक्फ बोर्ड बिल पर अपना वो भी विचार रखें और उसमें वो अपना कॉन्सेंट दे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 25 से ज्यादा ऐसे हिंदू संगठन थे, हिंदू वादी संगठन जिसको कहा जा सकता है, वो इस पूरे मामले पर अपनी राय देना चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि सिया वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सैयद अफजल अब्बास, उन्होंने भी इस बात को लेकर के कहा था कि हम अपनी बात रखेंगे। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था और ये विरोध आप समझिए कि दो खेमे में इस देश के सियासी दल भी फंस गए हैं। इस पूरी कहानी में अगर बहुत गंभीरता से देखा जाए तो जैसे ही ये वक्फ बोर्ड का बिल बिहार होकर के आएगा तो वहां आकर के इस बिल को एक बार फिर से धराशायी होना पड़ेगा। और खास करके जो एनडीए के घटक दल हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड की बात हमने बताई आपको, इसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जरूर है, लेकिन मुसलमानों का उनके पार्टी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कि एक मेमोरेंडम भी उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया था आज से लगभग करीब 6 महीने पहले। उस मेमोरेंडम के माध्यम से उन्होंने ये बात आश्वासन दिया था लोगों को कि हम जाकर के केंद्रीय कमेटी से बात करेंगे, इसको हम अपने प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। और उसका क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन जेपीसी के आने के जैसी चर्चा हो गई कि आ रही है जेपीसी, 3 राज्यों में नहीं जा पाई थी, जिसमें आपको बता दें कि जेपीसी जब निकली थी तो पटना नहीं आई थी, कोलकाता नहीं गई थी और लखनऊ जाना था उसे, लखनऊ नहीं गई थी। तीनों जगह कैंसिल हो गया था। चूंकि चुनाव को लेकर के ये बात कही जा रही थी, इसके लिए आग्रह भी किया गया था कि चुनाव के समय में ये सब चीजें उचित नहीं है। और ये खास करके जो पार्टियां एनडीए से जुड़ी हुई हैं उन लोगों का ये डिमांड था, इसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। अब जब बात करें हम आरएलएम की, तो आपने समझ ही लिया कि आरएलएम को भी परेशानी है। अगर बात करें हम लोक जनशक्ति पार्टी की, तो लोक जनशक्ति पार्टी ने तो साफ ही कह दिया, आप तो देख रहे होंगे तेवर किस तरह के हैं। बिल्कुल चिराग पासवान के, चिराग पासवान ने कल ही जिस तरह की बातें की हैं, खास करके वो जो बीपीएससी वाले मुद्दे पर, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का तेवर उनका रहा है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आखिर ये मामला आया क्यों। तो 1995 का जो वक्फ बोर्ड बिल का एक्ट है, वक्फ बोर्ड का एक्ट जो है, उस एक्ट को बदलने और उसे नए सुधार करके 2024 लाने की बात चल रही है। इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वक्फ बोर्ड जो है अपने खास करके वो जो मुस्लिम समाज है उसको मिलकर के लोग बनाते हैं, लेकिन उस बोर्ड में अब आगे जो है उसमें कई लोगों के प्रवेश की बात की जा रही है, तो उसे वो हस्तक्षेप मान रहे हैं। जैसे हिंदू कोई उसमें नहीं रहेगा, महिलाओं को उसमें स्थान देने की बात की जा रही है। इसके बाद उसमें जिलाधिकारी का भी इंटरफेरेंस हो जाएगा। इस बात से सारे लोग इनकार कर रहे हैं और जो वक्फ बोर्ड के कर्ता धर्ता लोग हैं उन लोगों को लग रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसके पास पहले जो है 4 लाख एकड़ जमीन थी। आज ये जमीन बढ़कर के 4 लाख एकड़ जमीन थी, 2009 तक थी। 2009 के बाद इतने समय में, मतलब 2009 से लेकर के 2024 के बीच में ये जो आंकड़ा है वो बढ़कर के 9.4 लाख करोड़ हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये संपत्ति बहुत बड़ी होती जा रही है और इसके कर्ता धर्ता लोग जो हैं इस पर कहा जा रहा है कि अपना मनमानी चलाते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। इसमें वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उसके बारे में जो लिखा हुआ है, उसमें वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है, वक्फ बोर्ड संपत्ति अर्जित कर सकता है, उसे रख सकता है और उसे हस्तांतरित कर सकता है। ये उन लोगों के जो अमेंडमेंट है उसमें था। वक्फ बोर्ड मुकदमा कर सकता है और अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड
बोर्ड की संपत्ति बता दिया जाए तो उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। आप समझिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। वक्फ बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है, यानी कि वहीं उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है और वहीं से वो सारा खेल किया जाता है। इसमें सदस्यों की अगर बात करें तो हर पार्टी के सदस्य इसमें हैं, जेपीसी में। और जेपीसी के सदस्यों के साथ आपने देखा होगा कि कई बार टकराव भी हुआ है। एक तो इतना जम करके विवाद हुआ था कि 22 अक्टूबर को टीएमसी के जो सदस्य हैं उनके और बीजेपी के सदस्य के बीच में जम करके बहस हो गई थी और समझिए कि बीच में ही उसको खत्म कर देना पड़ा था। यानी कि सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो ये वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पूरी तरह से एकदम इसका राजनीतिकरण होता जा रहा है। और सदस्यों की अगर बात करें हम तो इसमें आपको बता दें कि जो लोकसभा से 21 सदस्य हैं, इसमें जगदम्बिका पाल जो है उसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद निशिकांत दुबे हैं, अरुण भारती हैं, तेजस्वी सूर्या, दिलीप सैकिया, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, कृष्ण देवरयालू, मोहम्मद जावेद, कल्याण बनर्जी, ए राजा, दिलेश्वर कामत, इसके बाद अरविंद सावंत, नरेश मास्के और AIMIM के, देखिएगा इसमें स्पष्ट लिखा है AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो इसमें डॉक्टर मेघा कुलकर्णी है, मोहम्मद नदीम हक हैं, गुलाम अली हैं, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल हैं, नासिर हुसैन है, विजय साई रेड्डी हैं, M मोहम्मद है, अब्दुल्ला है, संजय सिंह है और डॉक्टर वीरेंद्र हेजा का नाम इसमें शामिल किया गया है। इसमें संजय झा का भी नाम जोड़ने की बात थी और उसको भी जोड़ा गया है। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ लीजिए तो ये वक्फ बोर्ड बिल जो है इसका जेपीसी जो पटना आ रहा है, पटना में अलग अलग वक्फ बोर्ड जो है वो उनसे बातचीत करेगा, उनकी समस्या समझेगा और इस बिल से उनकी नाराजगी क्या है इस बात को समझेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार का ये चुनावी साल है। आप एक बात मान के चलिए, हो सकता है जब ये हम खबर कर रहे हैं इस बीच में जेपीसी को तो आना ही है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस वक्फ बोर्ड के जेपीसी को एक निर्देश ये दे सकते हैं कि जो बातचीत होनी है उस बातचीत को सार्वजनिक न किया जाए और बातचीत के बाद या तो जो लोग कह रहे हैं उसको सिर्फ सुना जाए, उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं किया जाए। यानी कि सीधी तौर पे चुनावी साल होने के कारण नीतीश कुमार का गर्दन जो है वो फंसा हुआ है और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि विपक्ष इसको हाथों हाथ रोक रहा है। तो जो 4 सीटों के चुनाव में आपने देखा होगा कि मुसलमानों ने या तो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके किसी और को वोट किया है या फिर नीतीश कुमार को बहुत हद तक सपोर्ट किया है, तभी वो 4 सीट पे जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको तोड़ना नहीं चाहेंगे और एक भरोसा जो है मुसलमान समाज का उसे नहीं तोड़ना चाहेंगे। यानी कि वक्फ बोर्ड की जो जेपीसी है आएगी तो जरूर, लेकिन बिहार से आपको कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये 3 दल जो है एनडीए के, ये खास करके उसमें आप आगे बढ़ करके आप ये भी देख सकते हैं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी कहीं ना कहीं इस मामले पर अपना पक्ष जरूर रखेगी। लेकिन ये तय मान के चलिए इस वक्फ बोर्ड से एनडीए को भी जबरदस्त घाटा होगा यदि इसकी बातें सार्वजनिक तौर पे होती हैं या किसी तरह का कोई टकराव होता है। नीतीश कुमार इसीलिए डर रहे हैं। तो यही कारण है कि शाह ने नीतीश सहित चिराग और कुशवाहा दोनों का स्क्रू टाइट किया है और ये स्क्रू टाइट करने का मतलब सीधा होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और बिहार में भी आपने देखा कि वो सिलसिला शुरू हो चुका था, चुनाव के चलते उसको बीच में रोक दिया गया, नहीं तो गिरिराज सिंह तो अपने अभियान में लग ही गए थे और नीतीश कुमार ने उसमें चुप्पी भी साध ली। कल वक्फ बोर्ड की बिल टीम रहेगी बिहार में और मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल के आता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप लोग भी ध्यान रखिएगा। बाबा, एक और जो इम्पोर्टेंट खबर आ रही थी इसी से रिलेटेड, जेपीसी की जब टीम बिहार में आ रही है, पटना में आ रही है, तो देखिए जनसुराज ने भी एंगल अपना बदला है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जनसुराज के विचारों को मुस्लिम समाज के हर घर तक पहुंचाने के लिए बेदारी कारवां मुहिम को हरी झंडी भी वो आज ही दिखाने वाले हैं। तो ये एक एंगल देखा जा रहा है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं अपने पाले में करने की प्रयास प्रशांत किशोर भी जोर शोर से कर रहे हैं। जो बाबा ने आपको बताया भीतर की बात में भले ही जेपीसी को भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि राजनीति चरम पर है और चुनावी वर्ष है, ऐसे में जेपीसी का आना और तमाम जो बोर्ड है उनसे बात करना, हालांकि हमारी नजरें तो बनी रहेगी, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ होता है ये चर्चाएं बहुत ज्यादा बाहर निकल कर आने वाली नहीं है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।